नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों से बस एक ही निवेदन रहता है हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ने को पाएँ। जीएस का जितना सब्जेक्ट है धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट शुरू करूंगा। बिल्कुल फ्री आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए। मैं साइंस में पढ़ा रहा था आपको कोशिका। तो एक कोशिका में जितने भी पदार्थ होते हैं अंदर, एक कोशिका के अंदर, वो सारी चीज़ें हम आपने आपको बताया बारी बारी से। तो आज मैं आपको एक चर्चा आई थी बीच में डीएनए की और आरएनए की। तो पहले तो हम आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम बताएंगे कि कोशिका किस तरह से विभाजित होती है, उसके विभाजन होने का कारण क्या है और विभाजन होकर के करती क्या है। और जब कोशिका विभाजित होगी तो केंद्रक भी विभाजित होगा। तो केंद्रक विभाजन भी बताएंगे और कोशिका विभाजन भी बताएंगे। धैर्य से पढ़िएगा। केंद्रक विभाजन भी बताएंगे और कोशिका विभाजन भी बताएंगे, डीएनए और आरएनए भी बताएंगे। ध्यान से समझिएगा और नोट्स जहां पर आपको लगे जरूरत है वहां आप लिखते चले जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए पर। डीएनए और आरएनए हम आपको बताए थे जब हम क्रोमेटिन धागे पढ़ा रहे थे इसके पिछले वाले क्लास में। तो हमने कहा था वो डीएनए से, उसमें डीएनए भी होता है, क्रोमेटिन धागों में डीएनए भी होता है। यही परिवर्तित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। अब डीएनए है क्या? डीएनए पहले पॉइंट में लिखिएगा। डीएनए के बारे में एक थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। विशेषता है ये कि डीएनए क्या है। डीएनए, इसकी खोज, सबसे पहले यही लिखिए, इसकी खोज, डीएनए की खोज जो कैसी है, दोहरे कुंडलित मॉडल की है। दोहरे कुंडलित मॉडल। अच्छा, इसकी खोज जो है, जो डीएनए है जो दोहरे कुंडलित मॉडल की है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज देखिए किसने की थी। वनडे क्वेश्चंस में, वनडे पेपर में पूछा जाता है, वाटसन और क्रिक ने। साथियों, हमारा जो रूम है ना वो चूंकि रोड के किनारे है इसलिए शोर शराबा स्वाभाविक है, गाड़ियाँ आती जाती हैं तो होता है। इसके लिए बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं व्यवस्था करूँगा इसका। तो फिलहाल देखिए आप, इसकी खोज दोहरे कुंडलित मॉडल, जो दोहरे कुंडलित मॉडल की है डीएनए, इसकी खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। ये पहला पॉइंट है। इन्होंने ही प्रस्तुत किया था और कहा था कि डीएनए कैसा है? दोहरे कुंडलित मॉडल का है। ठीक है, देखते रहें और नोट भी करते रहें। अगर हम और बात करें डीएनए की विशेषताओं के बारे में, और हम अगर बात करें तो प्रकृति में न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का पाया जाता है। प्रकृति में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। भले ही देर तक क्लास लंबी चल जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो भी चीजें हम दे रहे हैं आपको, ये बहुत सारे लोग तो पैसा लेकर भी इतना सारा कुछ नहीं देते हैं। हम फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। खूब पढ़िए, बस हमको बस इतना चाहिए कि आप सब्सक्राइब करते रहें हमारा चैनल और लोगों को बताते रहें बस। तो प्रकृति में न्यूक्लिक एसिड दो रूपों में पाया जाता है। दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन रूप में? पहला तो यही है डीएनए और दूसरा क्या है? आरएनए। डीएनए और आरएनए वही चीज हम आपको बताएंगे। तो पहले हम डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए दोहरे कुंडलित मॉडल का एक रूप है जिसको खोजा था किसने? वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, अच्छा, और हमने बताया था डीएनए क्या है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है।
तीसरे पॉइंट में लिखिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो क्रोमेटिन धागों में होता है और यही बाद में परिवर्तित हो जाता है गुणसूत्रों के रूप में। ठीक है, तो ये डीएनए की थोड़ी छोटी सी विशेषता हो गई। अब हम आरएनए के बारे में आपको बताएंगे कि आरएनए क्या है। एक चीज और डीएनए के बारे में जान लीजिए। डीएनए के बारे में एक चीज और जान लीजिए। डीएनए के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि डीएनए में होता क्या क्या है। कहीं आ जाए प्रश्न तो आप तुरंत बताइएगा कि डीएनए में क्या क्या होता है। तो डीएनए में साथियों तीन चीजें होती हैं, तीन पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पहला तो फास्फेट हो गया, फास्फेट। अभी ये डीएनए के बारे में चल रहा है, आरएनए हम अभी बताएंगे। डीएनए में एक तो फास्फेट हो गया, एक फास्फेट हो गया, और एक होता है पेंटोज, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, फास्फेट, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार, ये तीन चीजें, तीन पदार्थ डीएनए के अंतर्गत होती हैं, पाई जाती हैं। फास्फेट, ठीक, फास्फेट, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। तो डीएनए का ये एक क्या कहते हैं, एक शॉर्ट थोड़ा सा विशेषता हो गया। अब हम बात करते हैं आरएनए के ऊपर। आरएनए के बारे में देखिए। आरएनए क्या है कि ये मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। पहले पॉइंट में लिखिएगा, मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। वहीं हम डीएनए में क्या हमने बताया था कि ये मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन आरएनए मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ये क्या करता है, ये देखिए क्या करता है, यह सबसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि सबसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कहाँ होता है। ये सबसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ये विषाणुओं में पाया जाता है। कहाँ रूप में, विषाणुओं में पाया जाता है, विषाणुओं में। ठीक है, विषाणुओं में ये पाया जाता है। सबसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ये विषाणुओं में पाया जाता है, और ये मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, जबकि डीएनए मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ है। इसी में जो है, और इसकी एक विशेषता है कि ये मनुष्य के अंदर प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। मनुष्य में प्रोटीन के निर्माण में, मनुष्य में प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। कौन? आरएनए। ठीक है, आरएनए मनुष्य के अंदर प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ये डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जैसा नहीं है, ये मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ये सबसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ के रूप में विषाणुओं में पाया जाता है, और ये मनुष्यों में क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। तीन तरह से ये क्रिया करता है। आरएनए जो है वो तीन तरह से समय समय पर अपने रूपों को बदलता है। एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। ठीक है, ये मैसेंजर भी होता है, ट्रांसफर भी करता है और रिक्वेस्ट भी करता है। मतलब सारी चीजों को, मतलब स्थिति के अनुसार ये काम करता है, इसलिए इसको तीन प्रकार से कहा जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो अब हो गया आरएनए के बारे में थोड़ी विशेषता और डीएनए के बारे में थोड़ी विशेषता। अब हम आते हैं कोशिका विभाजन पे। अच्छा, कोशिका विभाजन क्यों होता है?
कोशिका जो विभाजन होता है वो क्यों होता है। कोशिका विभाजन और केंद्रक विभाजन, जब कोशिकाओं का विभाजन होगा तभी केंद्रक भी विभाजित होगा। कोशिकाओं में ही तो केंद्रक होता है। अब कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, दो रूपों में होता है। कोशिका विभाजन दो रूपों में होता है। किस किस रूप में होता है कोशिका विभाजन? एक तो होता है वृद्धि के लिए, एक होता है प्रजनन के लिए। सेल का डिवीजन जो होता है, सेल का एक वृद्धि के लिए होता है, एक वृद्धि के लिए होता है और एक प्रजनन के लिए होता है। ठीक है, एक वृद्धि के लिए होता है, एक रूप से एक सेल का जो विभाजन होता है एक दो रूपों में होता है। एक रूप है वृद्धि और विकास करने का और एक है प्रजनन करने का। तो ये दो रूपों में होता है। ठीक है, दो रूपों में इसका विभाजन होता है। और बता दें कि कोशिका का जो विभाजन होता है ये कई प्रकार से होता है। दो प्रकार से वो भी होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। वो एक अलग चीज है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो आप लोग ये जान लीजिए साथियों कि जब कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन क्यों होता है? कोशिका का विभाजन वृद्धि करने के लिए होता है और प्रजनन करने के लिए, वृद्धि और विकास में भी होता है और प्रजनन के लिए भी होता है। तो कोशिका इसीलिए विभाजित होती है। एक कोशिका विभाजित होगी, फिर उनकी कोशिकाएं विभाजित होगी, फिर उनकी कोशिकाएं विभाजित होगी। इसी तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। तो दो रूपों में होता है, वृद्धि करने और विकास करने के लिए और प्रजनन करने के लिए। तो वृद्धि में कैसे होता है और प्रजनन में कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये क्या है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री जो विभाजन होता है वो वृद्धि और विकास करने के लिए कायिक कोशिका में, वृद्धि और विकास करने के लिए कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका, वृद्धि और विकास करने के लिए कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, ये हम समसूत्री विभाजन को बता रहे हैं आपको कि वृद्धि और विकास करने के लिए कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें जनन कोशिकाओं में होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, कोशिकाओं में होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन वृद्धि विकास करने के लिए कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाएंगे। अब हम चल रहे हैं कहां? कोशिका विभाजन का जो प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उस चीज पे चलते हैं। ये विभाजन के प्रकार हो गए, समसूत्री विभाजन क्यों होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, ये आप जान गए। और ये जो सेल होता है उसका जो विभाजन होता है दो तरह से होता है, एक वृद्धि विकास करने के लिए और एक प्रजनन के लिए। तो आप दोनों समझ गए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं और ये हम पता करते हैं कि कोशिका के जो है विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान कौन सी क्रिया होती है, कौन सी अवस्था सबसे बड़ी होती है। तो इसमें आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा।
पहला तो ये लिखिए, ये कोशिका विभाजन ही हम पढ़ा रहे हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय या कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका चक्र, जो चक्र चलता है, कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था की सबसे बड़ी अवस्था विश्रामावस्था होती है। विश्रामावस्था होती है, ठीक, होती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो एक चक्र चलता है, उसमें विश्रामावस्था भी होता है और उसी चक्र में केंद्रक का भी विभाजन होता है, ठीक है। तो उस चक्र में सबसे बड़ी अवस्था यही विश्रामावस्था होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें पूरे समय का लगभग 95%, लगभग 95% समय यहीं पर बीत जाता है विश्रामावस्था में, ठीक। यहीं पर विश्रामावस्था में 95% लगभग समय खर्चा हो जाता है। इसीलिए इसको विश्रामावस्था, कोशिका विभाजन के चक्र की सबसे बड़ी अवस्था, कोशिका विभाजन के चक्र की सबसे बड़ी अवस्था विश्रामावस्था होती है और इस अवस्था में लगभग 95% समय खर्चा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर दूसरे पॉइंट में देखिए कि इतने देर तक यहाँ क्या होता है, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का संश्लेषण होता है। यहाँ पर प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का संश्लेषण होता है इस अवस्था में, संश्लेषण इस अवस्था में, ठीक। इसीलिए यहाँ पर लगभग 95% समय खर्चा हो जाता है। और विश्रामावस्था के दौरान, विश्रामावस्था के दौरान भी एक ऐसी अवस्था होती है कि विश्रामावस्था के अंतर्गत वो अवस्था आती है और वो सबसे बड़ी होती है। देखो, कोशिका विभाजन के समय कोशिका चक्र के दौरान सबसे बड़ी अवस्था तो विश्रामावस्था होती है, लेकिन इस विश्रामावस्था के दौरान सबसे बड़ी अवस्था अंतराल प्रथम, दो अंतराल होते हैं, प्रथम अंतराल और द्वितीय अंतराल। तो जो प्रथम अंतराल होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके विश्रामावस्था के अंतर्गत प्रथम अंतराल, प्रथम अंतराल सबसे बड़ी अवस्था, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका चक्र के दौरान सबसे बड़ी अवस्था विश्रामावस्था होती है और विश्रामावस्था के दौरान सबसे बड़ा काल या सबसे बड़ी अवस्था प्रथम अंतराल होता है। दो अंतराल होते हैं, पहले फर्स्ट अंतराल होगा, फिर विश्रामावस्था, फिर सेकेंड अंतराल और फिर केंद्रक विभाजन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देख लीजिए केंद्रक का विभाजन कैसे होता है। कोशिका का जब चक्र चलता है, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं बना दे रहा हूं थोड़ा सा फिगर। कोशिका का जब चक्र चलता है, देखिए कोशिका का जब चक्र चलता है तो ये हो गया। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी अवस्था कौन सी लग रही है आपकी, यही लग रही है, यही है विश्रामावस्था, ठीक है। यही है विश्रामावस्था, सबसे बड़ी है। उसके बाद में ये अंतराल है, अंतराल हमने कहा दो अंतराल होते हैं, ये द्वितीय अंतराल है, द्वितीय, और ये प्रथम अंतराल है, प्रथम अंतराल, ठीक।
तो प्रथम अंतराल सबसे बड़ी अवस्था होती है किसके अंतर्गत, इस विश्रामावस्था के अंतर्गत। और यहाँ जो है ये यहाँ पर केंद्रक विभाजन होता है। तो अब आप विश्रामावस्था को देख लिए, आप प्रथम अंतराल को देख लिए। विश्रामावस्था सबसे बड़ी अवस्था है कोशिका चक्र में, ये कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र। जब कोशिका विभाजित होती है उस समय का चक्र। तो कोशिका चक्र में ये जो विश्रामावस्था है, ये विश्रामावस्था ये सबसे बड़ी अवस्था होती है कोशिका चक्र में। और विश्रामावस्था के अंतर्गत ये प्रथम अंतराल जो है ये सबसे बड़ी अवस्था होती है विश्रामावस्था के अंतर्गत, ठीक है। और इसी में द्वितीय अंतराल, दो अंतराल हमने बताया था, एक प्रथम अंतराल ये है, द्वितीय अंतराल ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अवस्था विश्रामावस्था, और विश्रामावस्था के अंतर्गत ही प्रथम अंतराल है, और ये द्वितीय अंतराल है। और यहाँ क्या है, केंद्रक का विभाजन। तो जब कोशिका विभाजित होती है तो इस चक्र से उसे गुजरना पड़ता है। तो अब केंद्रक का विभाजन देख लीजिए। जब कोशिका विभाजन होगा तो केंद्रक का भी विभाजन होगा। तो अब केंद्रक का विभाजन देख लीजिए। और कोशिका विभाजित क्यों होती है हमने बता दिया। कोशिका वृद्धि विकास करने के लिए और प्रजनन करने के लिए विभाजित होती है। कोशिका विभाजन के दो रूप हैं, एक वृद्धि विकास, एक प्रजनन। तो समसूत्री जो विभाजन होता है वो वृद्धि विकास के लिए होता है, और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो प्रजनन के लिए होता है, जैसे ओवरी और टेस्टिस। केंद्रक विभाजन सॉरी साथियों, जब केंद्रक विभाजन होता है साथियों तब भी चार अवस्थाएं 1 2 3 4 चार अवस्थाएं केंद्रक विभाजन। अभी तक ये कोशिका में चल रहा है। कोशिका टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आज कोशिका टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा, कल से ऊतक पढ़ाऊंगा, टिश्यू। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर शरीर बनता है। तो अभी सबसे छोटी इकाई जो कोशिका है वही चल रही है। ये लास्ट लगभग समाप्त हो जाएगा आज कोशिका। कल से हम ऊतक पढ़ाएंगे आपको। तो हमने कहा केंद्रक विभाजन में चार अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? एक होता है प्रोफेज, अभी हम इन सबको बताएंगे क्या है प्रोफेज। फिर दूसरा होता है मेटाफेज, और तीसरा होता है एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, इन सबको हम अभी बताएंगे, समझाएंगे, ऐसा नहीं है, नोट बनाते चलिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अब जानिए कि चारों है क्या, इसकी विशेषताएं थोड़ी थोड़ी आगे हम लिख देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, केंद्रक विभाजन की कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में आप आज जान जाएंगे। अब इसके बाद हम ऊतक पढ़ाएंगे कल। तो प्रोफेज में क्या है, ये प्रोफेज क्या है, केंद्रक विभाजन की वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्र अदृश्य हो जाते हैं। केंद्रक विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ये विशेषता है प्रोफेज अवस्था की। प्रोफेज अवस्था कोई पूछ ले कि केंद्रक विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो चार अवस्थाएं, 1 2 3 4। और पूछ ले कि प्रोफेज जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, तो ये केंद्रक विभाजन की वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्र अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात भूल जाते हैं। इसमें भूल जाते हैं। अब आते हैं मेटाफेज अवस्था पे। मेटाफेज अवस्था क्या है? मेटाफेज अवस्था में, इस अवस्था में
इस अवस्था में सर्वप्रथम गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यहाँ तो घुल जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन जब मेटाफेज अवस्था आता है तो यहाँ सर्वप्रथम गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, इस अवस्था में सर्वप्रथम गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यह एक मोटी छड़ जैसी संरचना होती है। यह एक मोटी छड़ जैसी संरचना है। ठीक है, यह एक मोटी छड़ जैसी संरचना है। अब प्रोफेज अवस्था आप जान गए। प्रोफेज अवस्था में अदृश्य जो है वो गुणसूत्र अदृश्य हो जाते हैं। फिर जब मेटाफेज अवस्था में आएंगे तो उनका निर्माण सर्वप्रथम होने लगेगा। ठीक, उसके बाद जब एनाफेज अवस्था में आएंगे तो इस अवस्था में तारककाय की सहायता से गुणसूत्र दो भागों में बढ़ जाते हैं। इस तारककाय की सहायता से गुणसूत्र दो भागों में बढ़ जाता है। तारककाय क्या है उसको भी अभी हम बताते हैं। इस अवस्था बहुत धैर्य से क्लास को पढ़िए और नोट्स भी बनाते चले। इस अवस्था में तारककाय की सहायता से गुणसूत्र दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो जो ये एनाफेज अवस्था है, इस अवस्था में तारककाय की सहायता से गुणसूत्र दो भागों में बट जाते हैं, दो ध्रुवों में पहुंचने लगते हैं। गुणसूत्र दो ध्रुवों में पहुंचने लगते हैं, दो ध्रुव में बढ़ जाते हैं। आखिर ये विभाजन की ही प्रक्रिया हम बता रहे हैं। तो ये तार जो एनाफेज अवस्था है ना, इस अवस्था में जो तारककाय है इसकी सहायता से गुणसूत्र दो ध्रुवों में बढ़ जाते हैं, दो ध्रुवों में पहुंचने लगते हैं। अब ये जो अवस्था है, इस अवस्था को देखिए टेलीफेज, जो चौथा और लास्ट अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच में एक दीवार का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच में दीवार जैसी संरचना बन जाती है। दीवार जैसी संरचना बनती है। इस अवस्था में टेलीफेज और लास्ट अवस्था में दीवार जैसी संरचना बनती है, निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण भी हो जाता है। जब दीवार जैसी संरचना बीच में हो गई, दो गुणसूत्र दो भागों में बट गए, तो अब जब केंद्रक का विभाजन हो गया तो दो केंद्रक, एक केंद्रक से दो केंद्रक, एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण इसी अवस्था में होता है। ठीक, पूछा जाता है, प्रश्न में पूछा भी जा सकता है या पूछा भी गया होगा, जरूर से पूछा गया है कि कौन से अवस्था में जो है गुणसूत्रों के बीच में दीवार जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है और दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है, दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो ये ऐसी कौन सी अवस्था है? केंद्रक विभाजन के समय ये ऐसी टेलीफेज जो अवस्था है, यही अवस्था है कि इस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच में दीवार जैसी संरचना तो बन ही जाती है, प्लस दो केंद्रक का निर्माण अलग अलग हो जाता है। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं केंद्रक विभाजन। इसके पहले हमने आपको बताया कोशिका विभाजन, उसके पहले हमने आपको बताया डीएनए और आरएनए। अब यहाँ एक शब्द आया है तारककाय। अब तारककाय हेडिंग डाल लीजिए कि है क्या। तारककाय, तारककाय। अब जब हेडिंग बीच में आ गया तारककाय, अब तारककाय की सहायता से जब गुणसूत्र दो ध्रुव में पहुंचने लगते हैं तो तारककाय है क्या?
देख लीजिए, तारककाय की बस छोटी सी है विशेषता कि जंतु कोशिका में पाई जाती है। तारककाय कहाँ होता है? जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसकी विशेषता बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे अभी। जंतु कोशिका में पाई जाती है, जो कोशिका विभाजन की सहायता करती है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। जंतु कोशिका में पाई जाती है और कोशिका विभाजन में सहायता करती है। ये एक रस्सी की भांति, इसकी संरचना एक रस्सी की भांति होती है और उसी की सहायता से ये गुणसूत्रों को दो भागों में बांट देती है। ठीक, और बस इसकी कोई और खास बात नहीं है। ये तारककाय जंतु कोशिका में पाई जाती है, इसकी संरचना रस्सी की भांति होती है। ठीक है, और ये गुणसूत्रों को दो भागों में बांट देती है। ठीक, बस तारककाय ये आया था तारककाय, इसलिए हमने इसकी छोटी सी एक विशेषता बता दी। तो आज साथियों आपका कोशिका आज आपकी खत्म हुई है। हमने बताया था कि कोशिका 3-4 क्लास लग जाएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक था ये। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ऊतक। तो पूरा क्लास आप लोग देखा करिए साथियों, और पूरा क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।